जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके सभी जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे, यानी आंसर उसका देखेंगे, सभी प्रश्नों का वो भी सटीक आंसर। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या है। इसका आंसर है राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। मेजनी कौन था। मेजनी कौन था। इसका आंसर है मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली की राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी का सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नामक के संगठन की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण की अनेकों बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था। इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी अलग सोच थी। धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं या यहीं से इसको आप याद कर सकते हैं, या लिखने के लिए हम आपको बोल दे रहे हैं, आप सुन के भी नोट कर सकते हैं कॉपी पे। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न पे चलते हैं। मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है। इसका सही चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेटरनिक अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनयिक था। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वो था हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब क्या है लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। इसका चलिए आंसर देखते हैं। फ्रांस का शासक लुई फिलिप इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग को छोटा छोटा दिख रहा होगा। चलिए बड़ा हो गया। फ्रांस का शासक लुई फिलिप उदारवादी था, लेकिन वह महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह राज्य में किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में नहीं था। राजा लुई फिलिप भी अमीरों का साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। फलतः सुधारवादी नाराज रहने लगे। इन सभी कारणों ने 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसका। अब प्रश्न हमारा आ गया दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। इटली का एकीकरण, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इटली का एकीकरण। ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा के विवाद को लेकर ऑस्ट्रिया और इटली में युद्ध शुरू हो गया।
युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और उसके एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार हो गया तथा इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसका। जर्मनी के एकीकरण, इटली पे इसका हो गया। अगला है जर्मनी। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया क्या था? जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था। बिस्मार्क ने प्रसा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीति माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। इस प्रकार से ऑस्ट्रिया के पृथक्करण के कारण जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके भी पूरा लिख सकते हैं। चलिए इसको क्लियर कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न दूसरा था, प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैला उसमें नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक था। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब साफ दिख रहा होगा। आप चाहे तो पॉज करके भी लिख सकते हैं, वैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन के भी नोट कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने सिर्फ जर्मनी और इटली में राष्ट्रीयता की स्थापना में मदद की, बल्कि संपूर्ण यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता को लेकर उथल पुथल आरंभ हो गया। इस राष्ट्रीयता के मूल्य में राष्ट्रीयता की भावना के साथ ही लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। हंगरी, बोहेनिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी आंदोलन के प्रभाव के कारण उस्मानिया साम्राज्य का पतन हो गया और वह तुर्कों तक में ही सिमट कर रह गया। राष्ट्रवाद के कारण ही बल्कन क्षेत्र के स्लाव जाति को संगठित होने का मौका मिला और सर्बिया नामक नए देश का जन्म हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब आ गया हमारा चौथा प्रश्न। तीसरा खत्म हुआ, अब चौथा प्रश्न आ गया, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों के चर्चा करें। चलिए इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति का समर्थक था। वह इटली के रियासतों का एकीकरण करके इटली में गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था। वह मेजनी के विचारों से बहुत प्रभावित था, किंतु बाद में काउंट काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और सेना के बल पर इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अधिकार जमा लिया। उसने विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाल ली। वह रोम पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन काबूर के कहने से उसने यह योजना त्याग दी। उसने बहुत कुछ किया, किंतु कहीं का शासक बनने से इनकार कर दिया। इस त्याग से विश्व भर में उसकी प्रशंसा हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 5, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे? विलियम प्रथम जानता था कि जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, अतः ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए
इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैद्धांतिक दृष्टि से मजबूत बने। विलियम ने प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए एक ठोस योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम ने सैन्य बजट पर अधिक खर्च किया। विलियम की इन नीति के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया। बिस्मार्क, ये ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे बन रहा है कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, तथा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अगला प्रश्न हमारा आ गया दीर्घ से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर पहला है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी के योगदानों को बतावे। चलिए इनके योगदान को देखते हैं हम लोग। पहला है मेजनी का योगदान। मेजनी एक सफल साहित्यकार के साथ साथ एक योग्य सेनापति भी था, लेकिन उसे राजनीति की अच्छी समझ नहीं थी। अनेकों असफलता के बावजूद उसने हार नहीं मानी। 1848 ईस्वी में यूरोपीय क्रांति के दौर में मेजनी को ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। बाद में वह इटली की राजनीति में सक्रिय हो गया। अगला है काउंट कावोर। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए हो गया। काउंट कावोर का योगदान। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुएल राष्ट्रवादी था और इटली का एकीकरण चाहता था। इस काम को करने के लिए उसने काउंट कावोर को अपना प्रधानमंत्री चुना। कावोर सफल राजनीतिज्ञ और कट्टर राष्ट्रवादी था। उसका मानना था कि इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक है। उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से मित्रता कर ली और उसकी ओर से 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में भाग लेने की घोषणा कर दी। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गैरीबाल्डी का योगदान। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी महान क्रांतिकारी था। वह सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के राज्यों के एकीकरण के प्रयास में था। पहले तो वो मेजनी का समर्थक था, किंतु बाद में काउंट कावूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। उसने अपने लोगों से एक सेना बना इटली के प्रांतों सिसिली तथा नेपल्स पर अधिकार जमा लिया। अंततः मेजनी, कावूर और गैरीबाल्डी के मिले जुलो प्रयासों से 1871 तक इटली का एकीकरण संभव हो सका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ गया हमारा दूसरा प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। अब हमें बिस्मार्क का भूमिका का वर्णन करना है। चलिए बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए नई नीति अपनाई थी, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन भी कहा जाता है। बिस्मार्क जनतंत्र का विरोधी और निरंकुश शासन का समर्थक था। वह राजतंत्र पर किसी प्रकार का संवैधानिक प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता था। उसे संसद, संविधान और लोकतंत्र के आदर्शों से घृणा थी। उसका विश्वास था कि जर्मनी के भाग्य का निर्माण राजा ही कर सकता है। उसने क्रांतिकारियों और उदारवादियों की कटु आलोचना की। उसकी कूटनीतिक सफलता
थी कि उदारवादी और कहरवादी दोनों ही बिस्मार्क को अपना समर्थक समझते थे। बिस्मार्क का उद्देश्य प्रसा को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर उसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना था। उसका दूसरा उद्देश्य ऑस्ट्रिया को जर्मन परिसंघ से बाहर निकालना था, क्योंकि एकीकरण के मार्ग से सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। साथ ही वह जर्मनी को यूरोप में प्रमुख शक्ति बनाना चाहता था। उसने प्रसा की सेना का संगठन कर उसे यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। उसने कूटनीतिक माध्यम से ऑस्ट्रिया को कमजोर बनाने का प्रयास किया। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस से मित्रता चाहता था। 10 मई 1831 को फ्रैंकफर्ट में संधि हुई। इससे संपूर्ण जर्मनी क्षेत्र एक साथ मिल गए और जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवाद के उदय और प्रभाव की चर्चा कीजिए। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस क्रांति ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर उठा दी, जिसके कारण अनेक छोटे बड़े राष्ट्रों का उदय हुआ। बल्कन जैसे क्षेत्र के छोटे राज्य एवं जातियों के समूह में भी राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में तो राष्ट्रवाद इतनी कट्टरता से उभरा कि ये एक दूसरे से द्वेष करने लगे। यह राष्ट्रवाद का एक नकारात्मक पक्ष था। औद्योगिक क्रांति की सफलता ने भी कट्टर राष्ट्रवादिता को हवा देने का काम किया। ये बड़े साम्राज्यवादी सर्वप्रथम एशिया और बाद में अफ्रीका को अपना निशाना बनाने लगे। इसके लिए इनमें अनेक युद्ध भी हुए। जो जितना शक्तिशाली था वह उतना ही बड़े भाग पर कब्जा जमा बैठा। इन उपनिवेशवादियों ने जहां अपनी जड़ जमाई वहां उन्होंने खुलकर शोषण किया। उपनिवेशों से उन्हें दो चीज़ें आसानी से मिली। एक तो उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलने लगा और दूसरा यह कि तैयार माल का बाजार भी हाथ में आ गया। भारत के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड में युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं न गया। चौथा क्वेश्चन, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दीजिए। इसका ये हो गया। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब पांचवा का हम लोग आंसर देखते हैं। जुलाई 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना जग गई। यूनान यूरोपीय सभ्यता की जननी माना जाता है। सभी यूनानियों का धर्म और उनकी जाति संस्कृति एक थी। साथ ही प्राचीन यूनान सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि के क्षेत्र में न केवल यूरोप का वरन पूरे विश्व का जनक था। इसके बावजूद भी वह उस्मानिया साम्राज्य के एक अंग के रूप में जाना जाता था। चलिए इसको भी क्लीन कर देते हैं ताकि आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। फलतः तुर्की के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया। उसी में क्या है, आंदोलन में मध्यम वर्ग का सहयोग मिलने लगा, जो काफ़ी शक्तिशाली था। यूनान की
स्थिति तब और विकट हो गई जब तुर्की ने यूनानी आंदोलनकारियों को एक एक कर दबाना शुरू कर दिया। 1821 ईस्वी में यूनानियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। रूस तो यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव यूनानियों के पक्ष में था, लेकिन ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण वह खुलकर सामने नहीं आ रहा था। लेकिन जार निकोलस के सर्वप्रथम मिलने पर एक प्रकार के संपूर्ण यूरोप में यूनान को समर्थक मिलने लगा। यूनान और तुर्की में युद्ध छिड़ गया। अनेक देश यूनानियों के पक्ष में आए। युद्ध में यूनान की विजय हुई। चलिए, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन आंसर सब खत्म हुआ, यानी पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी क्वेश्चन आंसर कर लिए। और भी अगर आपको इसके आगे के तो ऐसे मिलता रहेगा, लेकिन आपको किसी और अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनेगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का काफ़ी टाइम हो गया है।